हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आपने अभी अभी ज्वाइन किया द इलेक्ट्रिक न्यूरॉन में। तो स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे द पर यूनिट सिस्टम ऑफ आवर ट्रांसफार्मर और द ट्रांसमिशन लाइन। सो आज क्या डिस्कस करेंगे, सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट पर यूनिट सिस्टम। तो पर यूनिट सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको इजी होगा क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। और चाहे तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो आपका एसएससी पेपर 2 में भी, ये वेरी हेल्पफुल रहेगा उसी में भी। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो ये देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ऑब्टेन द पर यूनिट इम्पीडेंस रिएक्टेंस डायग्राम ऑफ द बिलो पावर सिस्टम। तो ये एक पावर सिस्टम दिया है, वन लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो पहले जाने से पहले ये कह दूँ कि आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए ताकि आपको लिखने के लिए ना पड़े, ठीक। तो देखिए ये वन लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये वन लाइन रिप्रेजेंटेशन में पहले से भी आपको दिखा चुका हूँ। एक जनरेटर है, 3 जनरेटर है, जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3, 3 जनरेटर है और 2 ट्रांसफार्मर है, T1 एंड T2, एंड देयर आर बॉक्स लाइक द structure, those are our circuit breaker and the arrow like structure are our load, ठीक। the generator are connected with ground with their reactance। तो समझ में आया ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन लाइन डायग्राम। तो उसी को हम पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको एक इम्पीडेंस डायग्राम में शो करेंगे, ठीक। तो देखिए उसी का सबका जो पावर दिया है, उसका वोल्टेज रेटिंग दिया है, उसका रिएक्टेंस, सभी का रिएक्टेंस, वोल्टेज, पावर सभी का दिया गया है, गिवन दिया गया है। तो देखिए जनरेटर का पावर क्या, 30 मेगावोल्ट एम्पियर। उसी तरह जनरेटर 2 15 मेगावोल्ट एम्पियर, जनरेटर 3 25 मेगावोल्ट एम्पियर, देन ट्रांसफार्मर 1 15 मेगावोल्ट एम्पियर एंड ट्रांसफार्मर 2 15 मेगावोल्ट एम्पियर। ये ट्रांसफार्मर क्या है, 3 फेज में है। हम सिंगल लाइन में दिखा रहे हैं पर ये 3 फेज में है सब। और लोड ए का दिया गया है 40 मेगावाट, लोड बी का भी 40 मेगावाट ये कंज्यूम कर रहा है। और उसका वोल्टेज रेटिंग जनरेटर 1 का 10.5 किलो वोल्ट और जनरेटर 2 का 6.6 किलो वोल्ट, जनरेटर 3 का 6.6 किलो वोल्ट। और ट्रांसफार्मर का जो रेशियो है प्राइमरी साइड और डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड, दैट इज ये शायद गलत है, 11 kV डिवाइडेड बाय 33 होगा 11, क्योंकि ट्रांसफार्मर 1 है ना। ट्रांसफार्मर 1 क्या कर रहा है, अभी ट्रांसमिशन लाइन को फेड कर रहा है। तो ये 33 kV सेकेंडरी साइड में होगा, 11 kV प्राइमरी साइड में होगा। उसके बाद ट्रांसफार्मर 2 33 kV प्राइमरी साइड में होगा एंड सेकेंडरी साइड में 6.2 kV होगा, ठीक। ये ठीक दिया है और ये थोड़ा गलत दिया है, उसके करेक्ट कर लेना, ठीक। और ट्रांसमिशन लाइन का दिया गया है लोड ए का 11 किलो वोल्ट और लोड बी का 6.6 किलो वोल्ट, और उसी का रिएक्टेंस सब पढ़ लो आप एक बार। और लोड का लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर दिया है। लेगिंग पावर फैक्टर 0.5 है लोड ए का, और लैगिंग पावर फैक्टर 0.85 लोड बी का है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वो जो दिया गया है वन लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसी का हम इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ही हम पर यूनिट सिस्टम का जो कैलकुलेशन है उसी का करेंगे। तो इधर क्या क्या हमको करना पड़ेगा, पहले कैपेसिटेंस जो है देखो उसी का मैं पहले से भी आपको बता चुका हूँ, ये शो कर चुका हूँ। इस जनरेटर है उसी का रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस
मिलकर क्या होगा, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगा। उसी तरह लॉर्ड ए का भी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, उसी तरह ट्रांसफार्मर 1 का, और ये जो कैपेसिटेंस 2 लाइन के बीच में है, ये सब मैं पहले से भी दिखा चुका हूँ। यही जो प्रॉब्लम है उसी का ही डायग्राम मैंने लिया था, ठीक। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, ये जो कैपेसिटेंस है, दो कैपेसिटेंस जो फॉर्म हुआ, वही कैपेसिटेंस और जो रेजिस्टेंस है उसी को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वेरी नेग्लिजिबल है, इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं और ओनली रिएक्टेंस खाली हम रख रहे हैं, ठीक। तो अभी ये हो गया आपका इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम हो गया। तो हम क्या ले रहे हैं, बेस। तो हमको क्या फर्स्ट चूज करना पड़ेगा पर यूनिट के लिए। तो हमने पहले से ही जो फार्मूला पढ़े थे, पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस। तो एक्चुअल तो गिवन है, ये सब एक्चुअल है, ये सब एक्चुअल है। तो हमको पर यूनिट एक किसी पावर MVA और किसी वोल्ट रेटिंग दैट इज KV को चूज करना है बेस। तो जो हमको सूटेबल लगेगा कि ये शॉर्टकट में इजी वे में निकल चुकेगा, तो उसी को ही हम चूज करेंगे, बेस MVA और बेस किलोवोल्ट। देन उसी से लेकर हम रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम चूज कर रहे हैं MVA रेटिंग को 30 मेगावोल्ट एम्पियर, 30 मेगावोल्ट एम्पियर को हम MVA बेस चूज कर रहे हैं, इसी को बेस, ठीक। और जो है आपका ट्रांसमिशन लाइन का लाइन टू लाइन जो वोल्टेज है 33 kV, ये जो इसी ट्रांसमिशन लाइन में 33 kV को हम ले रहे हैं और बेस वोल्टेज, ये है हमारा बेस, ठीक। और जनरेटर 2 और 3 में जो है 6.2 किलोवोल्ट को हम ले रहे हैं क्या, बेस। तो अभी देखेंगे पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये कैलकुलेशन है, पर आपको ये मैं पहले फार्मूला बता चुका हूँ, तो अभी फिर से बता दी। देखो पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड एक्चुअल डिवाइडेड बाय दैट इज इम्पीडेंस पर यूनिट इज इक्वल टू इम्पीडेंस एक्चुअल डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस बेस। और देखो इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस बेस को भी हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, KV बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय MVA बेस, ये लिख सकते हैं या नहीं। KV बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय MVA बेस किस लिए, क्योंकि पावर इज इक्वल टू, देखिए पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। तो R क्या होगा, V स्क्वायर बाई P होगा या नहीं। R क्या होगा, V स्क्वायर बाई P, यही पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो V स्क्वायर बाई P दैट इज KV बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर क्या होगा, MVA बेस। तो अब क्या करेंगे, जो इम्पीडेंस ऊपर में है वो एक्चुअल तो एक्चुअल ही रहेगा, KV बेस तो नीचे में रहेगा डिनोमिनेटर में, KV बेस स्क्वायर और जो MVA बेस है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर साइड क्या हो जाएगा, अभी न्यूमिनेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो MVA बेस हो जाएगा। तो उसी फार्मूला को हम ले रहे हैं अभी। देखो मैं पहले इरेज कर देता हूँ। देखो ये आपका आ गया जेड पर यूनिट, इम्पीडेंस पर यूनिट दैट इज इक्वल टू जेड एक्चुअल इंटू MVA बेस डिवाइडेड बाई KV बेस स्क्वायर। तो एक्चुअल क्या था पहले,
देखो ट्रांसमिशन लाइन का फर्स्ट हम निकल रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन का। तो ट्रांसमिशन लाइन में देखो, ट्रांसमिशन लाइन किधर है, इधर 20.5 ओम पर फेज है ट्रांसमिशन लाइन का एक्चुअल जो रिएक्टेंस है और एक्चुअल जो इम्पीडेंस है वो 20.5 है। तो 20.5 न्यूमिनेटर में लिखेंगे, तो हमने लिख दिए 20.5 न्यूमिनेटर में। और जो MVA बेस है, MVA बेस हमने किसके चूज किया था, MVA बेस 30 MVA को चूज किया था। इधर देखो 30 MVA को चूज किया था, तो उसी 30 MVA को हम ऊपर में लिख देंगे 30 MVA, इसी फॉर्मूला से ही आ रहा है। ठीक, 30 MVA डिवाइडेड बाई केवी बेस किसको चूज किया था, देखो इधर देखो 33 केवी बेस हमने किसको चूज किया था, 33 केवी को। तो उसी 33 केवी को नीचे में डिवाइड कर रहे हैं और उसी का स्क्वायर है। तो सारे कैलकुलेशन कर देने से क्या आ जाएगा, 0.564 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। उसी तरह ट्रांसफार्मर का पर यूनिट सिस्टम क्या होगा, ट्रांसफार्मर 1 का। देखो ट्रांसफार्मर 1 का पहले जो एक्चुअल क्या था, ट्रांसफार्मर 50 MVA, नहीं 15 MVA नहीं, हम क्या ले रहे हैं, इम्पीडेंस ले रहे हैं ना, उसीलिए हम एक इसको चूज करेंगे 15.2। तो देखो 15.2 ऊपर में रहेगा 15.2, और MVA बेस तो 30 ही है, वो तो सब में समान रहेगा, सब में सेम रहेगा, क्योंकि MVA बेस और KV बेस को हम 30 और 33 ले रहे हैं। तो डिवाइडेड बाई KV बेस क्या हो जाएगा, 33 स्क्वायर। तो सारी कैलकुलेशन कर देने से क्या आ जाएगा, सारी कैलकुलेशन कर देने से क्या आ जाएगा, वही 0.418। तो ये ट्रांसफार्मर 1 का पर यूनिट। उसी तरह ट्रांसफार्मर 2 का देखो, ट्रांसफार्मर 2 का इम्पीडेंस क्या है और रिएक्टेंस क्या है, इधर देखो X = 16 ओम पर फेज। तो वही है हमारा रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। ठीक, तो 16 को ले लिए, और ये हमारा MVA बेस, ये हमारा KV बेस स्क्वायर। तो सारी कैलकुलेशन कर देने से क्या हो जाएगा, 0.44। तो ये ट्रांसफार्मर 2 का पर यूनिट सिस्टम इम्पीडेंस। उसी तरह जनरेटर 1 का, तो जनरेटर 1 का देखिए इम्पीडेंस क्या दिया गया है। जनरेटर 1 का इम्पीडेंस, रुको पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ। आपको तो समझ में आ गया बेस हम किसने लिए और MVA बेस को किसको ले लिए। तो अभी देखते हैं ट्रांसमिशन 1 का। ट्रांसमिशन 1 का 15.2 है, रुको हम किसको ले रहे हैं, हाँ जनरेटर 1 का। तो जनरेटर 1 का देखो, अभी जनरेटर 1 का क्या दिया गया है, 1.6 दिया गया है ओम। तो 1.6 को मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 11 स्क्वायर। 11 किस लिए, जनरेटर के लिए हम बेस किसको ले लिए थे, देखो इधर देखो जनरेटर के लिए जो 11 KV है उसी को हम KV बेस ले लिए थे। ठीक, जो सेकेंडरी साइड में है उसी को ही हम ले लिए थे। नहीं सेकेंडरी साइड में नहीं, ये प्राइमरी साइड में, इस साइड में है ना ट्रांसफार्मर का, इस साइड में है, तो इसी को हम बेस ले लिए थे जनरेटर के लिए। और इसी जनरेटर के लिए 6.2 ले लिए थे, ये लोड के लिए 6.2। तो देखो उसी फार्मूला से सब हो रहा है अभी, 1.6 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 11 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दैट। और जनरेटर 2 के लिए क्या ले लिए थे, 6.2 KV बेस स्क्वायर पुट कर दिए, आंसर आ गया 0.936। उसी तरह जनरेटर 3 के लिए 0.437। तो ये हो गया आपका पर यूनिट सिस्टम ऑफ इम्पीडेंस।
तो उसी का हम रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अभी हम किसको नेगलेक्ट किए, जो लोड थे, टू लोड, इधर देखो ए और बी लोड थे। मैं पहले इरेज कर देता हूँ। देखो ये जो लोड है ए और ये जो लोड है बी, इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं। ओनली हम किसको ले रहे हैं, जनरेटर को ले रहे हैं, ट्रांसफार्मर को, ट्रांसमिशन लाइन को, पुणी ट्रांसफार्मर को, फिर से जनरेटर 2 और 3 को ले रहे हैं। उतने ही लोड को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें लोड को शो नहीं कर रहे हैं हम, ओनली जनरेटर और उसी का। देखो जनरेटर का रिएक्टेंस क्या है, 0.396 जनरेटर 1 का। उसी तरह जनरेटर 2 का क्या है, 0.936। इधर 0.936 है, इधर 0.936 लिख दीजिएगा। और E3 का क्या है, जनरेटर 3 का 0.437 है। उसी तरह ट्रांसमिशन लाइन का देखो 0.564, ट्रांसफार्मर 1 का 0.418, 0.44, ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर 2 0.44। तो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन रिएक्टेंस डायग्राम ऑफ द दिस सिस्टम। ये सिस्टम का रिएक्टेंस डायग्राम हो गया। तो ये है हमारा कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ द पर यूनिट कैलकुलेशन ऑफ दैट पावर सिस्टम, वन लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर सिस्टम। तो आगे एक एग्जाम्पल देखेंगे, वही पर यूनिट सिस्टम के जो लास्ट फार्मूला था, उसी फार्मूला को लेकर एक प्रॉब्लम देखेंगे। तो ठीक, तो चलिए दोस्तों देखते हैं और एक एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। आई थिंक यू हैव डन। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिएक्टेंस डाटा ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर इज यूजुअली स्पेसिफाइड इन पर यूनिट। तो ये जो डाटा दिया गया है ट्रांसफार्मर और जनरेटर का पर यूनिट गिवन है, और गिवन किस लिए, क्योंकि ये ओल्ड वैल्यू है, तो हमको न्यू वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा है। तो बेस्ड ऑन द इक्विपमेंट रेटिंग रेदर देन द एक्चुअल ohmic वैल्यू गिवन इन previous example that we have calculated before. So while the transmission line impedance may be given in actual value, let us solve the previous example by assuming the following per unit value of reactance. तो दोनों ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस दिया गया है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ओल्ड वैल्यू। ठीक, हमको यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए नहीं पूछ रहा है, हमको कैलकुलेशन करने की पूछ रहा है कि इम्पीडेंस पर यूनिट जो न्यू वैल्यू है उसको कैलकुलेशन करने की। ये ओल्ड वैल्यू दे दिया गया है। ठीक, तो ये जो जनरेटर 1, 2, 3 उसी का भी पर यूनिट ओल्ड वैल्यू दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये फार्मूला फिर और एक बार बता दूं कि आपको, देखो जेड पर यूनिट न्यू, तो न्यू को मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। न्यू के लिए क्या था, फार्मूला क्या था, मैं पहले से ही बता चुका हूँ आप लोगों को। जेड पर यूनिट ओल्ड होगा इनटू क्या होगा, बी ए किलो वोल्ट बेस ओल्ड होगा डिवाइडेड बाई किलो वोल्ट बेस न्यू उसी का स्क्वायर इनटू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाई MVA बेस ओल्ड। यही फॉर्मूला था ना, जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू KV बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई KV बेस न्यू का होल स्क्वायर इंटू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाई MVA बेस ओल्ड था।
उसी फार्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर और जनरेटर का न्यू इम्पीडेंस। फार्मूला क्या आ जाएगा पर यूनिट इम्पीडेंस। तो चलिए देख लेते हैं इसका बेस हमको किसको किसको चूज करना है पहले। तो किधर लिखूं, इधर लिख देता हूँ। तो MVA बेस जो है, MVA बेस वो जो 30 था पहले से ही, उसी 30 को हम MVA बेस ले रहे हैं। देखो इसको हम पहले से ही चूज किए थे ना, ये जो 30 MVA है उसी को हम चूज कर रहे हैं MVA बेस। और जो वोल्टेज बेस है सर्किट जनरेटर का, हम पहले 11 kV को चूज किए थे, उसी 11 kV को हम वोल्टेज बेस चूज कर रहे हैं। और ये किस लिए, जनरेटर के लिए। और ट्रांसफार्मर के लिए भी जो वोल्टेज बेस न्यू है, बोथ द ट्रांसफार्मर के लिए 11 kV रह रहे हैं, नॉट कि 33 kV। ठीक, तो जनरेटर के लिए और ट्रांसफार्मर के लिए बोथ द ट्रांसफार्मर 1 एंड ट्रांसफार्मर 2 के लिए हम वोल्टेज बेस 11 ले रहे हैं और MVA बेस 30 ले रहे हैं। ठीक, तो अभी फार्मूला से लिखेंगे। देखो ट्रांसफार्मर 1 के लिए क्या कह रहा है, जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू, ये सब जेड पर यूनिट न्यू वैल्यू है, जितने भी कैलकुलेशन किया गया है ये सब जेड पर यूनिट न्यू है। ठीक, तो देखो जेड पर यूनिट न्यू के लिए क्या चाहिए, पहले हमको जेड पर यूनिट ओल्ड चाहिए। तो जेड पर यूनिट ओल्ड कहाँ से लाई, ओल्ड तो दे दिया है पहले से ही 0.209, तो इधर लिख दिए 0.209 इंटू हमको क्या चाहिए, केवी बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई केवी बेस न्यू का होल स्क्वायर। तो देखो ट्रांसफार्मर का केवी बेस ओल्ड और केवी बेस न्यू को हम क्या चूज किए, 11 ही चूज किए, 11 चूज किए थे। और प्राइमरी साइड में क्या है ट्रांसफार्मर का, ये गलत दिया है। ठीक, तो इसको करेक्ट कर लेना, 11 डिवाइडेड बाई 33 होगा, तो वही 11 डिवाइडेड बाई 11 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो 1 लिखने से ही कुछ नहीं होगा, तो वही हम लिखेंगे MVA बेस डिवाइडेड बाई MVA बेस ओल्ड, MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाई MVA बेस ओल्ड। तो MVA बेस हम, रुको ये मैं पहले इरेज कर देता हूँ। देखो MVA बेस न्यू किसको हम लिए थे, और MVA बेस देखो इधर MVA बेस 30 है, और ट्रांसफार्मर का MVA बेस क्या था, MVA जो 15 था। तो इधर 30 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 0.209 इज इक्वल टू 0.418। उसी तरह ट्रांसफार्मर 2 का पर यूनिट इम्पीडेंस ओल्ड वैल्यू 0.22, हियर ओल्ड वैल्यू 0.22 इंटू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाई MVA बेस ओल्ड दैट इज 15 इज इक्वल टू 0.44। उसी तरह जनरेटर 1 का पर यूनिट ओल्ड क्या है 0.435 इंटू केवी बेस ओल्ड डिवाइडेड बाई केवी बेस न्यू। तो केवी बेस क्या होगा जनरेटर 1 का 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 स्क्वायर, हमने 11 को चूज किया बेस, तो 10.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.396।
उसी तरह जनरेटर 2 का। और MVA बेस जो है ना, MVA बेस वो सेम ही है, क्योंकि MVA बेस हमने 30 को चूज किया था और जनरेटर में 30 ही है, तो 30 डिवाइडेड बाई 30 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को क्यों लिखेंगे, उसे कुछ ही मतलब नहीं। 1 इंटू समथिंग इज इक्वल टू दैट, तो 0.396। उसी तरह जनरेटर 2 का, बट जनरेटर 2 में जो MVA बेस ओल्ड है वो 15 है और MVA बेस न्यू हम लिए थे 30, तो ये रहेगा अभी। और KV बेस 6.6, 6.2 लिए थे न्यू का जनरेटर 2 का। उसी तरह जनरेटर 3 के भी 6.2 लिए थे और जनरेटर 2 का MVA बेस ओल्ड किया था 25 था, हम लिए थे 30 न्यू का। तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा यही फार्मूला आंसर। तो सभी का आ गया। तो इतना ही। एक कैलकुलेटर का कैलकुलेशन करने के लिए बोला था कि पर यूनिट न्यू इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर, तो ये कैलकुलेट हो गया। तो आपको कोई डाउट, यदि ये डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप सब। तो आज के लिए उतनी ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स पावर और जो है रियल पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वही सब देखेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू ऑल।